कंटिन्यू पढ़े। कल जो भी पढ़ा था उसमें डाउट है किसी को? फिबोनाची करके देखा था खुद से? यस सर, हो गया। ठीक है, ठीक है, सिर्फ दो ने ठीक किए है। तो थे। कल हम लोग प्रैक्टिस तो यार खुद से करनी पड़ेगी, वो थोड़ी आगे करा पाएंगे। हेल्प कर सकते हैं डाउट में, और क्या। चलो, कल हम लोगों ने ब्रेक और कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट देखा था। तो हमने केवल ऐसे बात करी थी कि ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है। तो किसी ने ऐसे कोड में लिख करके देखा था कैसे ब्रेक काम करता है, कंटिन्यू कैसे काम करता है? नो सर। नो ठीक है, सर। तो हम लोग तो कोड सर लिख के देखते हैं। हम लोग कोड क्या लिखने वाले हैं कि हमें 1 से लेकर के 10 तक नंबर्स प्रिंट कराने, लेकिन हमें 7 प्रिंट नहीं कराना। मतलब ऐसा है, कुछ ऐसा कुछ होने क्या वाला है कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और 10 स्टूडेंट्स में से मान लो एग्जाम्स दिया किसी का, और उसमें से 10 में से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है ये हमें बताना है। 10 में से 10 का भी हो सकता है, एक का भी हो सकता है, एक का भी नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता, 0 भी हो सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो मतलब हम लोगों ने क्या किया, जो भी रिजल्ट आया उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया कि जो भी हमारा फ्रेंड है उसको हम स्किप करा देते हैं, कि उसका रोल नंबर डिस्प्ले नहीं कराते। मतलब एक एक ऐसे रिपोर्ट बन के आएगी, उसमें लिखा रहेगा रोल नंबर 1 सेलेक्टेड है, 2 3 4, जिसका जिसका रोल नंबर लिख करके आएगा उसका सेलेक्टेड होगा। तो मान लो हमें किसी के साथ प्रैंक करना है, और प्रैंक करने के लिए हमने क्या किया कि उसका नंबर हमें वहां से हटाना है उस स्क्रीन से, ताकि उसको ऐसा लगे कि अच्छा मेरा तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं। अब मान लो उसका रोल नंबर जो है वो 7 है। अब हम इस चीज को कैसे करेंगे? हम लोग हमें पता है कि 1 से लेकर के 10 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो हम लोग, और हमें ये भी पता है कि सभी का सिलेक्शन हुआ है। हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि हमें 1 से लेकर 10 प्रिंट कराने हैं, ऐसे 1 2 3 ऐसे करके 9 10 ऐसे ये सब प्रिंट कराने हैं। हमने एक लूप चलाया, आई इज इक्वल्स टू 1 से आई लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 तक, आई प्लस प्लस किया, और यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ पे क्या लिखा हमने, सी आउट आई, ठीक है, और इंडेल करा दिया। आई की वैल्यू अगर हमें नॉर्मल प्रिंट करानी हो तो हम लोग ऐसा ही तो करते हैं। अब अगर इस कोड को हम लोग रन करेंगे ना, तो क्या होगा हमारे पास, जितने भी 1 से लेकर 10 के बीच जो भी वैल्यूज हैं वो सारी प्रिंट होती जाएंगी नई लाइन में। अब हमें प्रैंक करना है अपने रोल नंबर 7 वाले फ्रेंड के साथ, उसका नंबर हमें डिस्प्ले नहीं कराना। तो हमने क्या किया कि फॉर लूप में जैसे ही इंटर हुए वैसे ही हमने एक कंडीशन लगा दी। एक मिनट पहले इसको लिख करके भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिस्कस करते हैं पूरा। हमने क्या किया, सी आउट आई इंडेल 1 से लेकर के 10 तक सारे नंबर्स प्रिंट होके आ रहे हैं, ये देखो। अब हमें क्या करना है, अपने जो 7 नंबर वाला रोल नंबर वाला फ्रेंड है उसका उसका नंबर हमें स्किप करना है। हम क्या करेंगे कि हर बार आई की वैल्यू चेक करेंगे फॉर लूप के अंदर। हम ये देखेंगे कि अगर हमारी आई की वैल्यू 7 है, आई की वैल्यू 7 है, तो आई और 7 को कंपेयर करना है, तो क्या कैसे लगाएंगे, कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे? डबल इक्वल्स टू हाँ, रिलेशनल। दो को कंपेयर करते हैं तो डबल इक्वल्स टू लगाते हैं। तो डबल इक्वल्स टू लगाएंगे, तो हमने आई डबल इक्वल्स टू 7 लिखा, ठीक है। और आई डबल इक्वल्स टू 7 लिखा,
और यहाँ पे लिख दिया कि अगर इफ आई डबल इक्वल टू 7 है तो हमें कुछ नहीं करना, कंटिन्यू करा देना है। मतलब इस लूप को कंटिन्यू करा देना, 7 को प्रिंट नहीं कराना। और अगर 7 नहीं हुआ तो हम ये वाली जो भी प्रोसेस है उसको करेंगे। कौन सा? एल्स में लिख करके सी आउट आई और इंडेल, ये काम करेंगे हम लोग, ये एल्स में करा देंगे। ठीक है, हमने 7 को कंटिन्यू करा दिया, क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। इफ I equals to 7, सी आउट आई, सॉरी हमें सी आउट नहीं कराना, कंटिन्यू कराना है। और इल्स में हमने ये लिख दिया, इसको रन किया हमने। तो ये देखो, ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थी, स्टूडेंट्स की लिस्ट थी, उसमें से 7 गायब है, 7 गायब है। अब ये हो कैसे रहा है? आई पर ये जैसे i इक्वल्स टू 1 पर लूप आता था, तो लूप के अंदर जैसे हम इंटर हुए हमने कंडीशन देखी i इक्वल्स टू 7, i 7 तो है नहीं, तो अगर i इक्वल्स टू 1 है, तो अगर i इक्वल्स टू 1 है तो हमारा ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, i इक्वल्स टू 7 वाली। इल्स में जाकर के i को प्रिंट कर देगा, 1 को प्रिंट कर दिया, 2 को ऐसे ही प्रिंट किया, ऐसे ही 3 को प्रिंट किया, 4 को प्रिंट किया, 5 को, 6 को। और जब i की वैल्यू 7 हुई ना, i प्लस प्लस करने के बाद, तो यहाँ पे आया फॉर लूप के अंदर, और उसे क्या मिला कि i इक्वल्स टू 7, i की वैल्यू 7 है। तो i की वैल्यू 7 थी, तो इल्स वाला पार्ट तो अब चलने से रहा, अब तो इफ वाला पार्ट चलेगा। और इफ वाले पार्ट में क्या लिखा होगा? कंटिन्यू, मतलब तुम्हें कुछ करना नहीं है, कंटिन्यू कर जाओ। तो ये वापस से i प्लस प्लस पे चल जाएगा, मतलब उस काम को, यानी यहाँ पे मतलब इस लूप को दोबारा से अगले इटरेशन के लिए रन करेगा। ठीक है, तो 7 इसने प्रिंट नहीं किया, और फिर उसके बाद जब i प्लस प्लस किया तो 8 हुआ i की वैल्यू, और 8 के बाद 9, मतलब 8 प्रिंट किया, एल्स में आया, 8 प्रिंट किया, 9 प्रिंट किया और 10 प्रिंट किया, और उसके बाद लूप से बाहर हो गया क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी, i 10 तक ही था। तो कंटिन्यू समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग अगली प्रॉब्लम पे आते हैं, ब्रेक पे। और ब्रेक में क्या हो रहा है कि समझ लो हमारे पास मतलब हमारे वही सेम प्रॉब्लम, सेम चीज है। हमारे पास 10 स्टूडेंट्स के नंबर है, 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, और हमें करना क्या है कि उन वही रिजल्ट डिस्प्ले करना है। लेकिन अब क्या करना है कि 6 तक तो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनसे हम प्रैंक नहीं करने वाले, और 7 के बाद ऐसे स्टूडेंट है, 6 के बाद, जिनसे हम लोग प्रैंक करना है कि उनके नंबर डिस्प्ले नहीं करना, उनके रोल नंबर डिस्प्ले नहीं करना हमको, है ना। मतलब हम ऐसा ये 1 2 3 4 5 6 ये डिस्प्ले करने वाले, 7 8 9 10 को स्किप करेंगे, इन सबको स्किप करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चारों हमारे फ्रेंड्स हैं और हमें इनके साथ प्रैंक करना है कि तुम लोग सेलेक्ट नहीं हुए, तुम्हारा पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, ऐसा करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज तो सेम रहने वाली है, इतनी हमें पता है 2 कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो ये सारी चीज तो सेम रहने वाली है। अगर i 7 हुआ, जब i 7 होगा तब हमें क्या कराना है, जस्ट ब्रेक करा देना है लूप को। i इक्वल्स टू 7 है तो ब्रेक करा देना है, और अगर i 7 से कम है या 7 नहीं है तो i को प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू और ब्रेक में एक डिफरेंस है, कंटिन्यू पे ये वापस से लूप को रन करने लगता था। अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो ये वाली कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती थी तो वापस से लूप को रन करता था। लेकिन i यहाँ पे ब्रेक में अगर i की वैल्यू 7 हुई ना, तो 7 पे ये सीधे ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने का मतलब ये अब वापस से कंडीशन मतलब अपडेट करना और फिर कंडीशन चेक करना ये नहीं करेगा, सीधे सीधे वो बाहर निकल आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 6 के बाद जो भी नंबर्स हैं वो प्रिंट नहीं होंगे। जैसे अगर हमने लिखा इक्वल्स टू 7 तो हमने क्या लिख दिया, ब्रेक। ठीक है, हमने लिख दिया ब्रेक, रन किया तो 6 तक नंबर डिस्प्ले हुए,
और 7 के बाद डिस्प्ले नहीं हुए। ठीक है, तो ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ? ब्रेक करने का मतलब होता है सीधे सीधे बाहर आ जाना, लूप के बाहर ही आ जाना सीधे से। वो यहाँ पे आ गया, तो मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, सी आउट करके कुछ भी लिख देता हूँ, है ना, कुछ भी लिख दिया, और अब प्रिंट कराते हैं। तो ये देखो 6 लिखा, 6 के बाद हमें 10 तक लूप चलना चाहिए था, क्योंकि i लेस देन और इक्वल्स टू 10 की कंडीशन लगी हुई थी। इससे 6 तक चला, और जैसे ही 7 आया तो इससे क्या कमांड मिलेगी? अब भैया 7 पे आपको ब्रेक कर जाना है। तो ब्रेक करने का मतलब ये सीधे सीधे यहाँ पे आ गया, 17th में जो कर्ली ब्रेसेस है उसके बाहर आ गया। उसके बाद इसको सी आउट DSD कराना था, उसने DSD लिखा दिया, और उसके बाद रिटर्न 0 और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो आई थिंक ब्रेक और कंटिन्यू समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, इंडिया इज माई कंट्री। ठीक है, और ये मैंने इस स्ट्रिंग के अंदर लिखा है। और अगर मैं किसी को प्रिंट कराऊं सी आउट नेम, क्या लिख करके आएगा? Sir, India. क्यों? Sir, because वो स्पेस के बाद फिर स्ट्रिंग का आगे रन नहीं करता। ये तो पूरा लिख करके आ रहा है। देखो ऐसा होता है कि अगर जैसे हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल नेम हमने डिक्लेयर किया, और मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सिंगल स्पेस होता है ना, एक सिंगल स्पेस, ये भी एक कैरेक्टर है। अच्छा, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है ना, हमने पहली दूसरी क्लास में डिस्कस किया था। स्ट्रिंग जो होता है वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, और आई भी एक कैरेक्टर है, एन भी एक कैरेक्टर है। जब अलग इन को अगर मुझे लिखना है तो इन को मैं कैर के अंदर लिखूंगा सिंगल कोट्स में, और लेकिन अगर मुझे पूरी IND आइए इंडिया पूरा लिखना है, तो इंडिया लिखने के लिए मुझे एक स्ट्रिंग यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो अगर हमने कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने खुद से बनाया, स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल, और उसके अंदर कोई भी वैल्यू हमने स्ट्रिंग टाइप की पुट करी, और वहां पे भले ही हमने स्पेस यूज किया हो, लेकिन वो स्पेस एक कैरेक्टर की तरह मतलब जज किया जाता है, और वो जहां जितना भी लिखा होगा ना, वो सारा सारा का सारा इसमें प्रिंट होकर के आएगा। ठीक है, जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इतने सारे वो लगा देता हूँ, और यहाँ एक मिनट, इसके सी आउट नेम के बाद मैं कर देता हूँ सी आउट हेलो। यहाँ पे मैंने लाइन इन नहीं की है, और अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ये देखो यहाँ पे मेरे कितने गैप थे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखो अगर तो 1 2 3 4 5 गैप मिले। मतलब इसके अंदर आप जितने भी गैप दोगे ना, वो सारे गैप्स तुम्हें इसके अंदर मिलने वाले हैं। ये देखो, मतलब ये जो गैप होता है वो भी एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हमने खुद से बनाया है तो हम अगर उसको सी आउट करा रहे हैं ना, तो वो पूरा जितना भी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर है डबल कोट्स के अंदर, वो सारा डिस्प्ले होकर के आएगा। लेकिन अब समझ लो, जैसे हमें क्या करना था, यूजर से लेनी है, यूजर से वैल्यू लेनी है, तो हमने एक स्ट्रिंग नेम टाइप का वेरिएबल बनाया, और हमने बोला कि सी आउट इंटर योर नेम। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करा दिया, सी इन नेम, और उसके बाद हमने अगली लाइन में क्या करा दिया, सी आउट करा दिया, सी आउट नेम। थोड़ा सा लिख देते हैं, योर नेम इज, और योर नेम इज, और नेम को हमने डिस्प्ले करा दिया। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, तो यहां पे अगर मैं आलू लिख करके देता हूं ना,
ठीक है, अरे एक मिनट, मैं यहाँ पे रन करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटर योर नेम। मैंने अगर लिखा आलोक और इंटर प्रेस किया तो ये मुझे लिख करके दिखा रहा है योर नेम इज आलोक। और अगर मैं स्पेलिंग बहुत ज्यादा मिस्टेक है, ठीक है, हटाओ। अगर मैं यहीं पे क्या करता हूँ, अपना पूरा नाम लिखता हूँ, अपना पूरा नाम लिखता हूँ, अगर आलोक के बाद लिखता हूँ द्विवेदी, तब क्या हो रहा है, इसने आलोक बस को इनपुट लिया और ये जो द्विवेदी था उसको स्किप कर दिया। तो जिन्होंने बताया था कि स्पेस के बाद वो रीड नहीं करता, तो वो जब हम लोग किसी स्ट्रिंग को सी इन करा रहे होते हैं तो वहां पे ये चीज होती है कि वो उस वैल्यू को जैसे ही हमने इंटर या फिर स्पेस कुछ भी डाला तो वो उसको एक डेलीमीटर की तरह लेता है और वहां से वो मतलब सीधे सीधे उसके बाद ये समझता है कि इसके बाद कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो उसके बाद वो सीन जब स्ट्रिंग कराएंगे ना तो स्ट्रिंग में आलोक और इस स्पेस अगर आपने दे दिया उसके बाद कुछ भी लिखो वो कुछ भी नहीं होगा। जैसे हम लोग जब ऑनलाइन कोडिंग में कर रहे थे ना, सीपी में कर रहे थे, कैसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे 3 मतलब कॉमन ही करते थे, एक स्पेस देते थे, फिर 5, फिर एक स्पेस देख के 6, ऐसे लिखते थे ना, और हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता था जब टेस्ट केसेस डालते थे। तो वो चीज यहाँ पे भी हो रही है, वही चीज हो रही है यहाँ पे। अब आप में से किसी ने भी अभी तक नहीं पूछा कि अगर मुझे पूरा नाम लेना है इनपुट तो मैं कैसे इनपुट कराऊंगा। आपको याद हो एक बार मैंने बोला था कि आपको एक डाउट आया होगा, फिर मैंने बोला था कल सोच करके आना। किसी के दिमाग में आया था ऐसा कि पूरा नेम अगर इनपुट कराना है तो कैसे कराएंगे? आता है किसी को? आई एम ऑडिबल? नो Reply then नो at सर। least. ठीक है, मुझे लगा यस सर। आवाज आ रही कि नहीं। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना होगा कि ये पूरा नेम अगर लेना है तो हम लोग सी इन नेम की जगह क्या लिखेंगे, हम लोग इसकी जगह लिखेंगे गेट लाइन, ब्रैकेट लगाएंगे। हाँ शिवम, गेट लाइन लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट लगा के सी इन, उसके बाद कॉमा लगा करके नेम, जो भी वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल का नाम हमारा नेम था तो इसलिए हमने वेरिएबल का नाम नेम लिख दिया। अब अगर हम इस कोड को रन करेंगे ना और यहाँ पे मैं अगर पूरा नाम लिख करके दूंगा, ये देखो पूरा जो भी स्पेस के बाद आप कुछ भी लिख करके दोगे वो पूरा प्रिंट होकर के आएगा। सर आप एक कितने बार भी बता स्पेस लगा के दे दो। सर आप क्या? रिपीट कर सकते हो एक बार? कहाँ से? सर यहीं से सर, गेट लाइन सर, ये आप बता रहे थे। हाँ, तो अगर पूरी लाइन को अगर आपको इनपुट लेना है ना तो उसका ये मेथड है गेट लाइन। गेट लाइन आप लिखोगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगा करके सीन लिखोगे, सीन के बाद कॉमा, और उसके बाद जिस वेरिएबल में तुम्हें इनपुट लेना है, तो जैसे तुम नेम वेरिएबल में इनपुट लेना था तो नेम वेरिएबल के अंदर इनपुट लोगे तो नेम लिखोगे, और मतलब उस वेरिएबल का नाम लिखोगे और सेमीकोलन लगा दोगे। इसके थ्रू ये पूरा, जब तक तुम इंटर प्रेस नहीं करोगे है ना, तब तक जितने भी कैरेक्टर्स आप इनपुट करते जाओगे वो सारे ही लेता जाएगा। एक मिनट,
ठीक है, जैसे मैंने ये कुछ भी लिखा, फिर स्पेस दे दिया, स्पेस देता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, स्पेस देता जा रहा हूँ। अभी मैंने इंटरप्रेस नहीं किया, अब मैंने इंटरप्रेस कर दिया, तो ये देखो एज इट इज जो भी है वो सारी चीजें करा देगा डिस्प्ले। ठीक है, ओके सर। डेडलाइन समझ में? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. ये डेडलाइन समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, हमने हमने डेटा टाइप्स देखे थे। जैसे डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कुछ कुछ किसी 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 के नाम बताओ। बूल, इंट, फ्लोट। ठीक है, हाँ डेटा टाइप्स में जैसे हो गया बूलियन हो गया, और इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग सर। स्ट्रिंग। यार ठीक है, बूल हो गया, इंट, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, ये सारे डेटा टाइप्स हैं। तो अब हमें आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो डेटा टाइप्स है ना, इन डेटा टाइप्स ये डेटा टाइप्स हमारी मेमोरी में कितनी स्पेस ले रहे होते हैं। जैसे अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया और उसमें हमने दो इंटीजर्स लिए, इंट ए एंड बी, तो ये जो ए इंटीजर है और ये बी इंटीजर है, इनको कितनी कितनी मेमोरी अलॉट हुई है। ठीक है, हम लोग ये देखने वाले हैं कि जितने भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसको कितनी मेमोरी मिलती है, बाइट्स में, किलोबाइट्स में, बिट्स में कितनी मिलती होगी, ये सब कुछ देखने वाले हैं। लॉन्ग लॉन्ग को कितनी मिलती है, फ्लोट को कितनी मिलती है, डबल को कितनी मिलती है, ठीक है, और कैर को कितनी मिलती है ना। तो ये चीज देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास साइज ऑफ फंक्शन होता है, साइज ऑफ। हम लोग अगर हम सीधे सीधे लिखें, सी आउट करा लेते हैं हम लोग साइज ऑफ, और हमें इंटीजर की साइज देखनी है तो हम लिखेंगे साइज ऑफ इंट, है ना। साइज ऑफ फंक्शन है, इसके अंदर हमने एक इंटीजर पास किया। ये अभी तुम छोड़ दो फंक्शन क्या होता है, पास क्या करना है, ये कुछ नहीं, बस ये समझ लो साइज ऑफ के अंदर ये स्क्वायर सॉरी जो भी स्मॉल ब्रैकेट्स है ना, इनके अंदर जिस डेटा टाइप को हम लोग लिखेंगे, डेटा टाइप या फिर किसी भी वैल्यू को, तो उसके करस्पॉन्डिंग जितनी भी मेमोरी उसे अलॉट हुई है, इस आप जो जिस मशीन पे आप रन कर रहे हो, है ना, 64 बिट का आपकी मशीन है या फिर 32 बिट की है, या फिर, है ना, या फिर कंपाइलर टू कंपाइलर फिर कुछ डिफर कर जाता है, तो या फिर कुछ लैंग्वेज लैंग्वेज पर भी डिफर करता है। तो वो यहाँ से पता चल जाएगा कि इस इंटीजर टाइप का जो डेटा टाइप है उसको कितनी मेमोरी अलॉट हुई है ना। तो अब हम लोग सबसे पहले, हमें पता है सबसे ज्यादा हमारा इंटीजर डेटा टाइप यूज होता है, हम लोग सबसे पहले वही देखते हैं कि इंटीजर को कितनी मेमोरी अलॉट हुई है। अब हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख के आया, 4 लिख करके आया। मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ इंट तो आउटपुट पे लिख के आया साइज ऑफ इंट 4। इंट 4 लिख साइज इंट की जो साइज है वो 4 लिख करके आई है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो 4 लिख करके आया ये 4 है किसमें। तो ये जो 4 होता है,
मतलब साइज ऑफ फंक्शन जो रिटर्न करता है वो बाइट में रिटर्न करता है। अच्छा, MB GB इन सब के बारे में तो पता है ना, जैसे मोबाइल में डेटा मिलता है 1.5 GB, है ना। जैसे जैसे Yes. ऐसे समझो 1 GB डेटा मिला, 1 GB डेटा है, फिर MB भी होती है, KB में कुछ फाइल्स होती हैं आपकी फोटोज, KB में, MB में भी फोटोज होती है, 5 MB की फोटो है, 6 MB की फोटो है ना। GB में 1 GB डेटा चलो हमें मोबाइल में मिलता है, उसके थ्रू GB हम लोग समझ सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो भी हमारा क्या होता है, स्टोरेज होती है ना, स्टोरेज को मतलब एक तरीके से मीजर करने की एक वो है, यूनिट है। जैसे हम लोग अगर हमको शक्कर लेने जाना है तो हम लोग 1 किलो बोलते हैं शक्कर, 1 किलो शक्कर दो, 1 लीटर 1 लीटर आलमंड ऑयल देना, ऐसा करके। तो इनकी यूनिट्स हैं। तो वैसे ही हमारी जो भी स्टोरेज है ना, या फिर मेमोरी है, मेमोरी को जो मेजर करने की एक यूनिट है। अब जैसे हमें पता है कि पहले जैसे हम लोग देखें तो मिलीग्राम होता है, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है ना। ये सारी चीजें होती हैं, बढ़ता जाता है। वैसे ही इसमें भी होता है। इसमें इसमें जो सबसे छोटी जो इकाई होती है ना, वो होती है बिट। ठीक है, सबसे छोटी इकाई जो होती है बिट। अब हमें पता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो 0 पे और 1 पे वर्क करता है। तो 0 जिसमें स्टोर होता है ना, 0, ये 0 जिसमें स्टोर होता है, सबसे छोटी इकाई वही होती है। 0 जिसमें स्टोर होता है, या फिर 1, मतलब एक सिंगल 0 स्टोर होना या फिर सिंगल 1 स्टोर होना। जिस मान लो ये कोई स्पेस है और इसमें एक ही चीज स्टोर हो सकती है, या तो 0 या फिर 1। तो ये जो सबसे छोटी यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं बिट। सबसे छोटी जो यूनिट है उसको बिट बोलते हैं। इसमें या तो 0 स्टोर होता है या फिर 1 स्टोर होता है, मतलब एक बार में एक ही स्टेट स्टोर होती है, या तो 0 या फिर 1। तो सबसे छोटी हो गई बिट, उससे बड़ी आती है बाइट, उससे बड़ी क्या आती है, किलोबाइट, केबी, है ना। केबी के बाद क्या आती है, मेगाबाइट। MB, गीगाबाइट। फिर गीगाबाइट आती है, उसके बाद फिर टेराबाइट। टेराबाइट। टेराबाइट, उसके बाद आगे चलती है। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट जो है वो बिट है, उसके बाद बाइट है, फिर केबी, फिर MB, फिर जीबी, फिर टीबी, है ना। और हमें पता है बाइट में, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो ये जो आउटपुट आ रहा था, ये यहाँ पे आ रहा था साइज ऑफ इंट 4। ये जो साइज ऑफ इंट 4 आ रहा है ना, ये 4 बाइट में आता है, 4 बाइट्स साइज ऑफ इंट। अगर आप इंटीजर का जो साइज रिटर्न किया वो 4 बाइट में आया है। ठीक है, तो जो 4 आ रहा था वो बाइट में आ रहा था। तो ये मैंने बताने के लिए समझाया था। और ये इसलिए था कि जो इंटीजर वहां से जो कंपाइलर रिटर्न करके दे रहा है हमको, प्रोग्राम रन करके 4 दे रहा है, वो 4 बाइट्स में आता है। ठीक है, तो इंटीजर की जो साइज होती है वो बाइट्स में होती है, सॉरी 4 बाइट होती है। और हमें आउटपुट में जो मिली जो वैल्यू, वो बाइट में होती है। तो हमें क्या पता चला कि इंटीजर की वैल्यू जो है वो 4 बाइट है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बाइट्स। इंटीजर 4 बाइट्स का होता है। सबको समझ में आया इंटीजर 4 बाइट्स का होता है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और अब हम लोग क्या देखते हैं, इंटीजर के बाद हम लोग इंटीजर का बड़ा भाई है लॉन्ग लॉन्ग देखते हैं। लॉन्ग की साइज देखते हैं। तो लॉन्ग की साइज, इनको मैं हटा देता हूँ। लॉन्ग की साइज कितनी आई, 8। तो ये 8 बाइट हो गई। ठीक है, इंटीजर की 4 बाइट और लॉन्ग की 8 बाइट। अब हम लोग सब क्लिक करके देखते हैं। लॉन्ग हो गया। लॉन्ग के बाद आता है हमारा एक फ्लोट आएगा, फ्लोट। और उसके बाद आएगा फ्लोट के बाद होता है डबल।
डबल के बाद देखते हैं हम लोग कैर। देख रहे हैं कितनी कौन कितनी स्पेस लेता है। इंटीजर 4 बाइट, लॉन्ग लॉन्ग 8 बाइट का। इस मशीन पे, जिस मशीन पे ये कंपाइलर हमारा वर्क कर रहा है, मेरी 64 बिट की मशीन है, इसलिए 64 बिट के हिसाब से अलग स्टोरेज होती है और 32 वगैरह पे अलग अलग मेमोरी लॉट होती है। तो इसमें इंटीजर को 4 बाइट मेमोरी मिल रही है, लॉन्ग लॉन्ग को 8 बाइट मिल रही है, फ्लोट को 4 मिल रही है और डबल को 8 मिल रही है, कैरेक्टर को 1 मिल रही है। और हमको पता है स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, तो जितने जितने कैरेक्टर्स होंगे उतनी ही मेमोरी उसको मिलती जाएगी, उतनी स्ट्रिंग को मिलती जाएगी। अगर ऐसे ही हम लोग स्ट्रिंग की साइज देखें तो स्ट्रिंग डेटा टाइप की जो साइज है वो यहाँ पे कितनी देता है, 24। स्ट्रिंग डेटा टाइप की साइज मतलब मैक्सिमम 24 इसने दे रखी है, और बाकी आप जितनी जितनी बड़ी स्ट्रिंग लिखोगे उस हिसाब से वो आपको मेमोरी अलॉट कर देगा। जैसे मैं अभी लिख रहा था ना, कुछ भी बड़ी सी स्ट्रिंग लिख रहा था, तो जितनी बड़ी स्ट्रिंग आप लिखोगे उस हिसाब से उसको मेमोरी अलॉट हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग पे तो हमें ज्यादा फोकस करना नहीं है, बाकी इन सब पे देखना है। तो ये सबको समझ में आया, इंटीजर साइज कैसे निकालते हैं, या फिर साइज होती क्या क्या है मोस्टली 64 बिट पे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार वही वाला प्रोग्राम निकाल लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अच्छा अच्छा, तो जब आप रियल वर्ल्ड में प्रोग्राम बना रहे होगे ना, वहां पे आपको मेमोरी वगैरह इन सबका ध्यान रखना पड़ेगा कि अब हमें पता है कि जैसे हमें यूजर से उसका समझ लो मोबाइल नंबर लेना है, तो मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है इंडिया में, 10 डिजिट का होता है। और जो इंटीजर की जो रेंज है, इंटीजर की रेंज अप्रॉक्स 10⁻9 तक होती है ना। 10 to the power प्लस 10 to the power 9 माइनस 10 to the power 9 10 to the power -9 to +9 होती है। ठीक है, और जो लॉन्ग लॉन्ग होता है 10 to the power 18 तक होता है, -18 से +18 अप्रॉक्स में। अगर आप वो जो एक बड़ा सा नंबर आता है ना, ऐसे करके आता है ना 238 ऐसा करके बड़ा सा 8-10 डिजिट का एक नंबर आता है, उसको अगर हम लोग 10 के टर्म्स में लिखें तो मोस्ट अप्रॉक्स जो है 10 to the power 9 आती है इंटीजर की रेंज, और 10 to the power 18 आती है लॉन्ग लॉन्ग की। तो अब जैसे हमको कोई मान लो हमारी सबको क्या मिल सब्जेक्ट कोड है, जैसे तुम लोग को सब्जेक्ट कोड होगा 101 102 108 ऐसा कर। तो अगर हमें किसी स्टूडेंट से उसके सब्जेक्ट कोड का इनपुट कराना है, जैसे मान लो उससे हमें ये पूछना है, ऐसे ही रैंडमली हमने 8-10 लड़के उठाए, उनसे पूछना है कि कल उनका किस सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है। तो मान लो कोई किसी का 101 का है, किसी का 102 का, किसी का 103 का, 108 का, तो हमें उससे उसका सब्जेक्ट कोड इनपुट कराना है। तो सब्जेक्ट कोड हमें पता है कि ये 3 डिजिट का सब्जेक्ट कोड है, और हमारे इंटीजर होता है 10 to the power 9 डिजिट, मतलब 10 to the power 9 मैक्सिमम साइज होती है इसकी। तो 10 to the power 9 मतलब 1 के आगे 9 0, और हमारे जो सब्जेक्ट कोड है उसमें 10 के आगे मतलब एक तरीके से 1 के आगे 2 0 ही है ना, 3 डिजिट का ही हो रहा है। तो हम लोग इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में बना करके उससे सब्जेक्ट कोड ले लेंगे। अब मान लो हमें उससे उसका मोबाइल नंबर लेना है, तो मोबाइल नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि मोबाइल नंबर हमारा 10 डिजिट्स का होता है। ठीक है, और 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर है, तो अब हमें 10 डिजिट्स के मोबाइल नंबर को स्टोर करना है, तो क्या इंटीजर में स्टोर कर पाओगे? नो सर, लॉन्ग लॉन्ग हेलो, में करेंगे। हाँ, आप इंटीजर में स्टोर नहीं करा पाओगे ना। इंटीजर की रेंज है 10 to the power 9, और आपको 10 डिजिट्स का अगर नंबर स्टोर कराना है, तो आप देखो कि 1 के आगे 9 0 हो सकते हैं ना, है ना, 10 to the power
मतलब अगर 10 डिजिट्स का वो नंबर होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स हो गई यहाँ पे। 10 डिजिट्स तो हो गई, लेकिन क्या हमारा नंबर कभी 1 से स्टार्ट होता है क्या? हमारा नंबर 9 से 8 से 6 से स्टार्ट हो रहा होता है, और वो वाली जो इंटीजर की जो रेंज होती है वो +2 ऐसा समथिंग होता है, -2 से +2, यहाँ पे जो भी 8 6 9 जो भी रहता है ऐसा बड़ा सा नंबर होता है, वो वाली रेंज को ओवरफ्लो कर जाता है। या फिर समझ लो मोबाइल नंबर हटाओ, अगर हमें उसका आधार कार्ड नंबर लेना होता है, आधार नंबर लेना होता है, हमें पता है 12 डिजिट का होता है आधार नंबर, तो 12 डिजिट का आधार नंबर है, हम लोग इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं करा सकते, तो हमें लॉन्ग लॉन्ग के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप बड़े बड़े रियल वर्ल्ड में प्रोग्राम करोगे तब आपको ये डेटा टाइप्स और उनकी जो साइज है, मेमोरी यूटिलाइज कैसे करनी है। अब जैसे हमें पता है कि कोई हमारे पास 2 बकेट हैं, एक 5 लीटर की है और एक 10 लीटर की है। 2 लोग हमारे पास आते हैं और ये बोलते हैं कि भैया हमें 4 लीटर दूध के लिए बकेट चाहिए, और ये बोलते हैं हमको 6 लीटर दूध के लिए बकेट चाहिए। तो 4 लीटर वाले को 4 लीटर जिसको दूध लेना है उसके लिए 5 लीटर की बकेट में दूध भर के थोड़ी ना दोगे हम, तो मतलब 10 वाली बकेट में थोड़ी ना भर के दे देंगे हम, तो उससे 5 लीटर वाली बकेट में देंगे ना, जो सबसे इफिशियंट होगी उसके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि 5 लीटर वाली से डबल प्राइस होगा 10 लीटर का, तो वो खुद ही नहीं लेगा। अगर समझदार है तो वो खुद ही नहीं लेगा कि भाई मुझे 5 लीटर क्यों दे रहा, मुझे 10 लीटर की क्यों दे रहा, मुझे 5 लीटर की दो। और जो 6 लीटर वाला है उसको तो पता है कि इसमें तो 5 लीटर आ रहा है, तो मुझे 6 लीटर चाहिए, तो भले ही मुझे 1 लीटर एक्स्ट्रा लेना है लेकिन मुझे 10 लीटर की बकेट लेनी पड़ेगी। तो वही, जब आप रियल वर्ल्ड में प्रोग्राम्स बनाओगे तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम यूजर इतनी इतनी बड़ी वैल्यूज दे रहा है, और अगर हमें उसको स्टोर कराना है तो जो इफिशिएंट जो भी डेटा टाइप होगा वो हमें यूज करना पड़ेगा। हमें फ्लोट लगाना है, डबल लगाना है, या फिर इंटीजर लगाना है, फिर लॉन्ग लॉन्ग लगाना है। ठीक है, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा कुछ समझ में आया। डेटा टाइप्स की कितनी भी कितनी मेमोरी अलॉट होती है। इंटीजर को 4 बाइट हो गई, 8 डबल को 8 होती है, और यस सर। 8 होती है तुम्हारे लॉन्ग लॉन्ग को। यस सर। ठीक है, लॉन्ग को और डबल को, कैर को 1 बाइट होती है। अब यही सेम फॉर्मूला अगर हम लोग ऐसे लगाएं कि जैसे मैं इंट की जगह मैंने कोई एक इंटीजर वैल्यू इनपुट कर दी, जैसे मैंने 23 कर दी, और अगर मैं इसको रन करता हूं, हाँ, तो ये क्या आया 4, ये 4 लिख करके आया। तो इसका मतलब क्या, उसने खुद से डिटेक्ट किया कि ये जो 23 लिखा हुआ है ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो इसको मैं कितनी साइज दूंगा, 4 दूंगा ना, 23 लिखा हुआ है। और अगर मान लो मैं यहाँ पे 10⁻9 लिखता हूँ, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मान लो 10⁻9 से बड़ी कर देता हूँ, 1 2 0 और लगा देता हूँ, फिर इसको देखता हूँ कितनी मेमोरी लॉट हो रही है। यहाँ पे देखो 8 बाइट हो गई, क्योंकि ये जो वैल्यू हमने लिखी ये इंट से बड़ी हो गई थी, है ना, ये 10⁻9 से बड़ी है, इसमें कम से कम 11 12 जीरो लगे हुए। तो जब 10⁻9 से बड़ी हो गई तो उसको क्या करना पड़ा, 8 बाइट देनी पड़ी लॉन्ग लॉन्ग के लिए, क्योंकि अब वो लॉन्ग लॉन्ग वाली रेंज में पहुंच गया। तो अगर हम साइज ऑफ फंक्शन के अंदर सीधे सीधे डेटा टाइप भी लिख सकते हो, या फिर अपनी कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। तो जैसे मैंने इंट की जगह में मान लो मैं अभी 3 4 जीरो लगा करके देखता, तो मुझे मिल रही थी 4 बाइट, और ये मुझे मिली 4 बाइट, और अभी जैसे हमने 10 12 जीरो लगा करके देखा तो वो इंटीजर की रेंज को ओवरफ्लो कर गया था, तो हमें 8 बाइट मिली, क्योंकि वो लॉन्ग लॉन्ग की स्टेज में पहुंच गया था। अब जैसे कैरेक्टर में मैं दिखा देता हूं, जैसे आपने सिंगल 4 लिखा सिंगल कोट्स के अंदर, अच्छा सिंगल कोट्स के अंदर अगर आपने 4 लिखा तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला है ना, साइज ऑफ कैर कितना आ रहा है 1। और अगर इसी चीज को तुम ऐसे लिख दोगे तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे साइज ऑफ में यहाँ पे क्या आएगा 4।
4 क्यों आएगा? सर वो इंटीजर हो गया ना। हाँ, क्योंकि अब वो इंटीजर बन गई। और जब तक हम लोग सिंगल कोट्स लगा रखे थे तब तक हमें पता था कि वो एक कैरेक्टर टाइप है ना, कंपाइलर को पता चला था कि एक कैरेक्टर टाइप वैल्यू है। लेकिन जैसे ही हमने सिंगल कोट हटाए तो वो एक इंटीजर की तरह ट्रीट होगी, क्योंकि एक इंटीजर ही तो लिखा हुआ है और इंटीजर की तरह ट्रीट हुई। तो यहाँ पे साइज ऑफ ये सबसे लास्ट में साइज ऑफ क्या है 4, ये 4 लिख करके आ गई यहाँ पे, है ना। अब अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तब भी 4 ही लिख करके आएगा, क्योंकि एक इंटीजर की तरह ट्रीट हो रहा है 2 और इसकी साइज एक इंटीजर वाली मिलेगी। और अगर सिंगल कोट के अंदर हमने a लिखा तो कितनी साइज मिल करके आएगी? 1 1 ठीक है, 1 की यूनिट क्या है? बाइट। मतलब बाइट, ठीक है। और तो अगर आपको किसी भी डेटा टाइप के वो चाहिए कि ये कितनी मेमोरी मिल रही है इसको, तो सीधे सीधे साइज ऑफ फंक्शन के अंदर डेटा टाइप का नाम लिखो और उसके करस्पॉन्डिंग उस मशीन में जितनी भी मेमोरी मिल रही होगी या उस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग वो दे देगा। और ये मेमोरी मिलती कहाँ से है, कहाँ कौन सी मेमोरी होती है? ये रैम से मिल रही होती है, ठीक है। जैसे अगर आपके कंप्यूटर में 8 GB रैम है तो ये जो मेमोरी, जैसे हमने हमने बनाया क्या, इंट ए बना दिया, अगर हमने मान लो इंट ए बना दिया, तो हमें यहाँ पे इंट ए डिक्लेयर किया तो कंपाइलर ने क्या दिया कि हमारी रैम में से जैसे मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे तुम देखो मेमोरी में देखो, अभी जैसे मेरी 8 GB रैम है, उसमें से 7.8 GB मुझे मिल रखी है, उसमें से 72% मेरी यूज हो रखी है। 5.6 GB मेरी रैम यूज हो रही है ना। जैसे मीट खुली हुई है और इधर ये कंपाइलर चल रहा है ना, और ईवीएस कोड चल रहा है, ये वाइट बोर्ड चल रहा है, और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी रन कर रहा है। अगर आप सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम रन करा रहे होगे तब भी फिर भी वो 3.3 3.5 के आसपास रैम ले लेता है। बाकी अगर अदर टास्क लगाओगे वो सारे रैम में चलेंगे। तो ये जो रैम होती है, इस रैम में से आपको वो 4 बाइट उठा करके दे देता है, ठीक है। तो ये जो इंटीजर लिखने पर जो मेमोरी मिलती है वो आपको रैम से मिल रही होती है। हमारे जो भी प्रोग्राम है वो रैम में चल रहे होते हैं, ठीक। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट है क्या? साइज ऑफ फंक्शन, मेमोरी कहाँ से मिल रही है, क्या मिल रही है, कितनी मेमोरी मिल रही है, ये सारी कुछ नो सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं, टाइप कास्टिंग देखते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट ए इज इक्वल्स टू, मैंने 3 दे दिया, और इंट बी इज इक्वल्स टू मैंने 5 दे दिया, और मैंने सी आउट ए मल्टीप्लाइड बाई बी करा लिया। कितना आंसर कितना आएगा इसका आउटपुट में? 15 15 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 आ गया। और अगर मैंने यहाँ पे 5.3 लिखा होता तो कितना आंसर आता? 15 आता। 15 ही आता। यस सर। 15 15 जो आ रहा सर होता इंट वो में क्यों आता? डेसिमल नहीं होता, क्योंकि इंट में डेसिमल काउंट नहीं होता। हाँ, हमने डेसिमल में वैल्यू लिख रखी है, लेकिन इस डेसिमल की वैल्यू को इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में हम लोग इंटीजर डेटा टाइप के एक वेरिएबल बी बना रखे हैं, उसमें हम लोग स्टोर करा रहे हैं। तो ये डेसिमल वैल्यू में से इंटीजर अलग करके अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब अगर हम लोग क्या करते हैं,
अगर हमने करा 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाई, ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 किया हमने, तो ये वाली लाइन हटा देते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? सर 7 6 6 और 7 और तो 6 आई। 7 विश्वजीत पॉइंट आप, ठीक है, 6 बोल रहे हो, 7 बोल रहे हो, और कुछ बोल रहे थे? 7.5 7.5 बोल रहे हो, ठीक है, अब रन करके देखते हैं। आंसर आया 7.5। अब ये जो 7.5 आया, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो हाँ यहाँ पे सर सीधे सीधे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सीधे सीधे सी आउट करा रहे हैं, और जो भी सीधे सीधे सी आउट कराने में जो भी आपने लिखा है वो सीधे सीधे कैलकुलेट होकर के आ जाता है ना। अब अगर हमने a की वैल्यू 3 दी थी, या ये a में हम लोग ऐसा कर रहे थे, इंट a इज इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये कर रहे होते, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट करा रहे होते, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 7। कैसे? क्योंकि वो पहले 2.5 और 3 इन दोनों को कैलकुलेट करेगा मल्टीप्लाई करके, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 7.5, है सर ना। आप 25 ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है, आ रही है उसका नेटवर्क डिस्टर्ब। अभी आ रही है, चलो ठीक है। तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 हम पहले ये टास्क करेंगे ना, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, हमें क्या आंसर आएगा? हमें आंसर मिलेगा 7.5, लेकिन हमें स्टोर किस में कराना है? एक इंटीजर टाइप में। तो 7.5 इंटीजर तो है नहीं, ये फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोट वैल्यू है तो इंटीजर पार्ट इसका अलग करके वो ए के अंदर स्टोर कर लेगा, और ए को जब हमने डिस्प्ले कराया तो ए के अंदर 7 उसने डिस्प्ले किया। अब यहाँ पे जब हम सी आउट 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 करा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सीधे सीधे कैलकुलेट कर ले रहा है 7.5, और 7.5 को मल्टीप्लाई करके मतलब 7.5 को सीधे सीधे प्रिंट करा दे रहा है, ठीक है। और अब मतलब जैसे अगर हमने कोई वैल्यू लिखी 2.5, तो हमने उसको कहीं पे अभी स्टोर नहीं कराया ना, ये जो 2.5 हमने लिखा है, इसको हमने किसी वेरिएबल में थोड़ा ना स्टोर कराया कि ये 2 हो जाती और फिर 2 का 3 का मल्टीप्लाई होकर के 6 हो जाता, तो 6 यहाँ पे आउटपुट आता। जिन्होंने 6 बोला था उनके लिए बता रहा हूँ, हमने 2.5 को किसी ये एक इंटीजर है, ये एक फ्लोट वैल्यू है, हमने बताया था एक इंटीजर का एक कोई भी एक इंटीजर होगा ना। अब जैसे ये एक इंटीजर है और ये फ्लोट है, इंटीजर का फ्लोट से मल्टीप्लाई होगा तो हमें ऑब्वियस से पता है फ्लोट वैल्यू आने वाली है, लेकिन हम इसको स्टोर किस में करा रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पे हमने फ्लोट लिखा था, फिर ए की वैल्यू प्रिंट कराई थी, तब भी हमारा 7.5 शायद नहीं आया था, आया था, अच्छा ठीक है आया था, हाँ। क्यों? क्योंकि 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे ना, तो ये एक फ्लोट वैल्यू मिलेगी, और ये फ्लोट वैल्यू हम लोग स्टोर किस में करा रहे हैं? फ्लोट वेरिएबल में, तो सीधे सीधे हमको मिल गई है एक फ्लोट वैल्यू। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? हेलो विश्वजीत, थोड़ा हो रहा है सर। हाँ सर। सर आ गया समझ में। आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है क्या? ठीक है, विश्वजीत कुछ पूछना है क्या? आपने हैंड रेज किया है। नो सर, मैंने हाँ। ठीक है ठीक है,
अब मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज हो गए होंगे कई लोग। मैंने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया a, और उसके अंदर हम क्या करा रहे हैं, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 करा रहे हैं स्टोर। तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 जब करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7.5। और ये जो 7.5 है, इसको स्टोर किस में कराना है, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में। और इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्या डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट स्टोर कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। तो वो इस डेसिमल वैल्यू में से जो भी इंटीजर पार्ट है वो निकाल करके बाकी फ्लोट पार्ट हटा देगा और इंटीजर पार्ट अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो जब हमने 8th रो में प्रिंट कराया सी आउट ए इंडिल करा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू सीधे सीधे 7 प्रिंट होकर के आएगी। अभी बी हटा दो, ठीक है, इसको भी काम नहीं है, समझ गए, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कराया तो 7.5 आया। 7.5 को एक इंटीजर में स्टोर करा रहे हैं तो 7 मिला, और ए की वैल्यू 7 मिलेगी। यहाँ पे हम रन करा करके देख रहे हैं, ए की वैल्यू हमें 7 मिल रही है, ठीक है। और अगली लाइन में हमने क्या कराया है, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कराया है। तो 2.5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करा रहे होगे ना सीधे सीधे, तो वो तो 7.5 ही आएगा। और हम 7.5 को किसी कंटेनर में स्टोर थोड़ी ना करा रहे। ऐसा समझो, 3 किलो चावल है और 2.5 kg दाल है, और इन दाल और चावल को हमें किसी कस्टमर को देना है, ए नाम का कस्टमर है। अब ये जो ए नाम का कस्टमर है, इसके पास थैला नहीं है, हमें खुद से थैला देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम मतलब दाल चावल को मिक्स कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2.5 kg दाल और जो 3 kg जो चावल है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 7.5 kg, ठीक है। 7.5 kg जब मिला और हमारे पास थैली ऐसी है जो इंटीजर वैल्यू ले सकती है। तो वो इंटीजर वैल्यू ले सकती है। ऐसी पॉलीथीन है जिसमें केवल या तो 6 स्टोर हो सकता है, 6 kg या 7 kg या 8 kg। 7.5 kg उसमें स्टोर ही नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 kg इसको स्टोर करके 0.5 kg जो है उसको हटा लेंगे और 7 kg स्टोर करके उसको दे देंगे, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 जब कर रहे हैं तो हमारे पास कंटेनर नहीं है, कंटेनर कस्टमर खुद लेकर के आया है। हमने 2.5 kg दाल और 3 kg जो चावल था उन दोनों को भर कर हमने उसको दे दिया। अब भरने की जिम्मेदारी उसकी है, तो वो अपना खुद थैला लेकर के आया होगा ना, जो इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करा सके या फिर फ्लोट भी स्टोर करा सके, ऐसा कुछ अपना अपने से मतलब जो भी होगा अपना खुद करके आया होगा। तो यहाँ पे सेम ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर रहे हैं, मतलब जो भी आउटपुट आएगा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, 7.5 आ गया। और 7.5 सर आउटपुट स्टोर नहीं होगा सर? क्या बोल रहे हो? आउटपुट स्टोर नहीं होगा सर, जैसे वो ए में स्टोर हो रहा था वो? यहाँ पे कहाँ स्टोर हो रहा है, हमने यहाँ पे स्टोर कराया है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ना स्टोर हो रहा है, यहाँ पे तो हम सीधे सीधे प्रिंट करा रहे हैं। अरे 2.5 ऐसे कर लो ना, 3.5 कर लो, 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 10.5 आएगा। यहाँ पे हमने आउटपुट को स्टोर कराया है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 को एक इंटीजर टाइप के वैल्यू में, तो इसलिए 7.5 में से 7 निकाल के उसने 7 स्टोर कर लिया। और यहाँ पे 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 हमने सीधे सीधे प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे 10.5 आंसर आया, उसने सीधे सीधे 10.5 प्रिंट करा दिया, क्योंकि उसे स्टोर करने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से हमें क्या, एक 7.5 मिल रहा है, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 करने पे क्या मिल रहा है, 7.5। ये एक फ्लोट वैल्यू है। अब हम डेटा टाइप ही फ्लोट ले लेते हैं, ए का डेटा टाइप हमने फ्लोट ले लिया, तो 7.5 क्या होगा, फ्लोट के अंदर स्टोर हो जाएगा, है ना।
तो फ्लोट के अंदर डेटा टाइप स्टोर हो गया, मतलब फ्लोट डेटा टाइप के अंदर, और जब हमने रन किया तो सीधे सीधे 7.5 लिख करके आया। टू मच स्लो, ये 7.5 लिख करके आया, और 10.5 ये अगली लाइन का है। तो ये समझ में आया? इतना पहले भी हमने बात की थी, आज वापस से रिकॉल कर लिया। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। अब यहाँ पे ऐसा करो, मतलब ऐसा हो रहा है कि हमें करना क्या है, ये जो 2.5 है, इस 2.5 को हमें इंटीजर में ही लेना है, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कराना है ना? इस 2.5 का हमें इंटीजर पार्ट लेना है, फिर मल्टीप्लाई कराना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी टाइप कास्टिंग करेंगे। टाइप कास्टिंग कैसे करेंगे? हमने इंटीजर में लेना ना इसको, तो हमने लिख दिया इंट, और इंट स्मॉल ब्रैकेट में इंट लिखा, और उसके बाद हमने लिख दिया 2.5। तो इंट 2.5 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, इससे 2.5 में से इंटीजर अलग कर लेगा। तो इंटीजर 2.5 में से क्या है, इंटीजर 2, और 2 जो भी आया, जो बचा उसका 3 से मल्टीप्लाई करेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा आपका 6, और 6 जो है वो आपके इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में स्टोर हो रहा है। हाँ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ए की वैल्यू 6 सीधे सीधे वो प्रिंट कर देगा। एक मिनट यार, ये देखो यहाँ पे 6 आया, ए की वैल्यू 6 प्रिंट होकर के आ रही है, क्योंकि हमने 2.5 की टाइप कास्टिंग कर दी इंटीजर टाइप में। तो 2.5 एक फ्लोट वैल्यू थी, इसको हमने इंटीजर टाइप में टाइप कास्ट किया। इसका मतलब 2.5 फ्लोट में से इंटीजर पार्ट निकाल लेगा वो। इंटीजर पार्ट क्या है 2.5 में, 2, और 2 को उसने 3 से मल्टीप्लाई कराया, आंसर आया 6, और 6 को एक इंटीजर टाइप में स्टोर करना है, तो उसने सीधे सीधे स्टोर कर लिया 6, और 6 को आउटपुट करा दिया। अब अगर मान लो हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी है, तो हमने यहाँ पे अगर लिखा इंट 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इस लाइन का आंसर क्या आएगा? 9। 9। 9 आएगा। एक मिनट, 9 आ रहा है, ठीक है। 9 इसलिए आ रहा है क्योंकि इंटीजर, इसमें से इंटीजर हमने फ्लोट की टाइप कास्टिंग करी इंटीजर टाइप में, तो इसने 3.5 में से 3 निकाल लिया, और 3 का मल्टीप्लाई करा दिया 3 से, 3 से 9 हो गया, 9 आउटपुट करा दिया उसने, ठीक है। टाइप कास्टिंग का मतलब समझ में आया? एक डेटा टाइप से हमें दूसरे डेटा टाइप में जब किसी वैल्यू को बदलना होता है, तो हम लोग टाइप कास्टिंग यूज करते हैं। जैसे वो जो ABCD प्रिंट कराने वाला था ना, ए से लेकर जेड तक लूप के थ्रू, वहां हम लोग सीधे सीधे ये भी लिख रहे थे कि ऐसे लिख रहे थे सीधे सीधे। अगर हम ऐसा भी लिख देते, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू a, i इज लेस देन और इज इक्वल्स टू z एंड i प्लस प्लस, और यहाँ पे सी आउट i करा देते, तो यहाँ पे भी वो ए से लेकर के, एक मिनट कैर लिखना पड़ेगा, कैर प्रिंट करा रहे ना, कैरेक्टर प्रिंट करा रहे ना, तो यहाँ पे वो ए से लेकर के जेड तक प्रिंट कर दे रहा था। ये बिल्कुल सिंपल था, कैर डेटा टाइप बनाओ आई को, और ए से इनिशियलाइज कर दो, और जेड तक चला दो लूप को, वो कर देगा ए से लेकर जेड तक। और इसी चीज को जब हम लोग इंटीजर मतलब इसकी ASCII वैल्यू से कर रहे थे, 97 से कहां तक होती है? 122। 122 122 तक होती है। हाँ, तो अब अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा है इंट i इज इक्वल्स टू 97,
i लेस देन और इक्वल टू 122 एंड i प्लस प्लस और सी आउट i करा रहा हूँ, तो इसमें क्या आएगा आउटपुट? 97 से वैल्यू चालू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम इंटीजर कोई तो इंटीजर के अंदर 97 स्टोर करा रहे हैं और फिर इंटीजर कोई हमें प्रिंट कराना है, तो हमने 97 को ऐसे 97 98 ऐसे कर करके 120 तक उसने इंटीजर वैल्यूज प्रिंट करा दी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कैर लिख दिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटीजर के करस्पॉन्डिंग जो भी, एक मिनट, अब हमने क्या किया, 97 के करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर में जो भी वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है अस्काई के अंदर जितने भी अस्काई टेबल में सारे कैरेक्टर्स, जितने भी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो भी डेसिमल या हेक्साडेसिमल नंबर लिखी हुई है, ऑक्टल, वो सारी लिखी हुई है। तो 97 हमने डेसिमल वैल्यू ली और इस डेसिमल वैल्यू मतलब एक इंटीजर वैल्यू ली, इस इंटीजर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर है उसको प्रिंट कराने को हम लोग बोल रहे हैं, टाइप कास्ट कर रहे हैं हम लोग, इंटीजर का कैरेक्टर में कर रहे हैं। एक मिनट, अरे तो यहाँ पे उसने क्या किया, 97 के करस्पॉन्डिंग हमें ए मिल रहा था, उसने ए प्रिंट करा दिया और ऐसे करके करते हर बार प्लस प्लस कर रहा था और जेड तक जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे थे वो सारे प्रिंट करा रहा था। तो टाइप कास्टिंग का मतलब समझ में आया, यहाँ से समझ में आया, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में हमें कन्वर्ट करना है ना। तो समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है?